So now we'll start exercise 3.2, which is based on graphical representation of a pair of linear equation in two variables. So in first question we have two word problems which we need to represent on a graph. So these are word problems, and for word problems our first step should be to convert them in form of mathematical equations. Okay, so firstly we'll try to convert these problems in the form of मैथमेटिकल इक्वेशन. तो उसने इंग्लिश में हमें दिया है, हम उसको मैथ्स में चेंज कर देंगे. ओके, तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे केयरफुली. 10 students of class 10th took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys. कल तक तो उसने केवल रिप्रेजेंट कराया था, अब उसने नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा भी है. ठीक है ना. Who took part in मैथ्स क्विज. तो देखो, पहली चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ, इन एवरी क्वेश्चन देयर मस्ट बी टू स्टेटमेंट्स बिकॉज वी नीड टू इक्वेशंस. नाइन्थ में तो क्या करता था वो कि एक स्टेटमेंट देता था. ठीक है, कि भाई दो फ्रेंड हैं, उन्होंने मिलकर 100 रुपये डोनेट किए, तो इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो. तो हम मान लेते थे एक फ्रेंड ने X रुपीज़ डोनेट किए, यामिनी और फातिमा का इक्वेशन था, और दूसरे फातिमा ने Y लिए, यामिनी ने X लिए, दोनों ने मिलकर X + Y = 100. ये बन जाती थी इक्वेशन, और एक ही इक्वेशन होती थी इसलिए एक स्टेटमेंट. लेकिन हियर वी नीड टू इक्वेशन बिकॉज द चैप्टर इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो देयरफॉर two statements will be given in every question. So you should identify those statements and then we'll try to convert them in mathematics. Okay, तो देखो भाई, सबसे पहले उसने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स. तो एक स्टेटमेंट तो यही हो गया अपने आप में कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स. फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स. ये दूसरा स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. तो देखो पहले तो क्या करो, इन स्टेटमेंट को इंग्लिश में ही लिख लो ऐसे ही कि टोटल स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, एक तो ये. दूसरा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट. अब इसके बाद ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से दो वेरिएबल्स पे बेस्ड है. विच टू अननोन टर्म्स आर यूज्ड और नीड टू बी फाइंड इन दिस क्वेश्चन. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ये वो अननोन टर्म्स हैं जिसने पूछी गई हैं. ठीक है, तो जो पूछा जाता है वही अननोन टर्म्स हैं, तो इसलिए इनमें से हम एक को x और दूसरे को y कंसिडर करेंगे. तो पहला काम क्वेश्चन पढ़ना, दूसरा काम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, तीसरा काम अननोन टर्म्स को फाइंड करके उनको वेरिएबल असाइन करना. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, है ना. तो लेट
नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज वाई। तो एक्स गर्ल्स हैं, वाई बॉयज़ हैं, तो ये हमने वेरिएबल असाइन कर दिए। अब हम इन दो स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो देखो उसने कहा टोटल नंबर इज़ 10, तो भाई अगर गर्ल्स एक्स हैं और बॉयज़ वाई हैं तो टोटल कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। तो टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स तो एक्स हैं और बॉयज़ वाई हैं, तो उनका सम होगा एक्स प्लस वाई। इसका एक्स प्लस वाई है टोटल स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 10। तो टोटल स्टूडेंट 10 है, तो एक्स प्लस वाई 10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। तो बच्चों गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी ली थी हमने बच्चों? एक्स और बॉयज़ वाई। ये प्लस वाई इधर आ गया तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। पहला काम हुआ, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन को, हमने वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर लिया। नाउ वी विल रिप्रेजेंट these mathematical equations graphically. Okay, ठीक है, तो ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, तो इनसे हम पहले वो निकाल लेते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, फिर उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से बनाते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से। ये जो है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बाय फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें पता है कि जब हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम एक वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरे को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमने वाई को उधर शिफ्ट किया, उसका साइन चेंज हो गया। अब हम वाई की कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे वाई की वैल्यू हमने रखी 5, तो एक्स आ गया बच्चों 10 माइनस 5 दैट इज़ 5। फिर हमने वाई की वैल्यू रखी 6, तो एक्स आ गया 10 माइनस 6 दैट इज़ 4। तो इस तरह से इजीली हमें एक्स और वाई मिल गया, एक्स 6 और वाई 5, एक्स 5 वाई 5, क्योंकि सम 10 है ना, और एक्स 4 और वाई 6 क्योंकि सम 10 है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन से। ऐसे ही सेकंड से निकाल लेते हैं। अब सेकंड जो है वो है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई को उधर ले जाओ। ठीक है, तो सुटेबल वैल्यूज़ रखनी है हमें, तो वाई हम रख देते हैं कुछ 2 रख देते हैं। तो एक्स आ गया 4 + 2, फिर वाई रख देते हैं 3, तो एक्स आ गया 4 + 3, तो एक्स 6 वाई 2, एक्स 7 वाई 3, ये हो गया। ठीक है, तो एक्स तो 7 तक है और वाई 6 तक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स आ गए ना। तो बस ये ध्यान रखना सुटेबल वैल्यू रखनी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, एक 1 हो और एक 1000 हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, क्लोज वैल्यूज़ हो। तो यहाँ पर हमने देखा छोटी सी इक्वेशन है 10 माइनस वाई, तो हमने यहाँ वाई की वैल्यू अगर कोई 100 रख दें यहाँ पे तो फिर वो गलत है, यानी होगा सही मैथमेटिकली लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए ज़्यादा हम इस तरह की वैल्यूज लेंगे जो क्लोज हों। ठीक है, तो अब देखो इसको प्लॉट करते हैं।
ये दोनों हमारे पॉइंट हैं 5 5 4 6। तो हम देख रहे हैं एक्स में मैक्सिमम वैल्यू इधर 5 है, इधर 7 है, वाई में इधर 6 है, इधर 3। इसका मतलब एक्स में मैक्सिमम वैल्यू हमें 7 तक जानी है और वाई में 6 तक बस। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। सेवन 1 2 3 4 5 6 7। तो x5 में y5 और x4 में y6, 5 5 4 6, x5 and y5। दिस इज x4 एंड y6। ये 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो इधर से ये भले डॉट, ये जो है ज़रूरत नहीं है इनको डैश लगाने की। ठीक है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो पॉइंट्स को। अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो वन की पहली लाइन, ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन से एक लाइन फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो सेकंड में है x6 y2 और x7 y3। x6 y2 और x7 y3, x7 और y3 यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ठीक है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग आ गई। स्केल हमने क्या लिया यहाँ लिख देते हैं। तो दोनों पे हमने सेम लिया है स्केल, और वो लिया है 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे हमने 1 बिग डिवीज़न में 1 यूनिट ही लिया है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज़ थी। अब उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ ग्राफिकली। तो देखो बच्चों, दोनों लाइन पर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वो पॉइंट है जो दोनों के ऊपर है, दिस पॉइंट। So this point lie on both the line, therefore coordinates of this point satisfy both the lines, therefore this is the common solution. This is common solution. ठीक है, and what is that solution? वो है x equals to 3 and y equals to 7। सो 3 7 ऐसी वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यह है कॉमन सॉल्यूशन, इसलिए यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हो। देखो x7 y3 आया ना, तो यहाँ पे 7 रखो और यहाँ 3 रखो, 10 आ गया, सेटिस्फाई कर दिया। और यहाँ 7 रखो, 3 रखो, 7 - 3 4 आ गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से जब वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो वी नीड टू फाइंड दैट पॉइंट वेयर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इस तरह से हमें करना है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है,
ये है 5 pencil and 7 pen together cost ₹50. 5 pencil and 7 pen की कॉस्ट है 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. तो ये तो वो कॉस्ट आर्टिकल और उनकी कॉस्ट में बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी होते हैं. ठीक है ना. तो इनको तो हम इजीली, जैसे कल हमने किया था एप्पल वाला, उसी तरह से इसको हम करते हैं. पहली चीज़, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सेकंड, आइडेंटिफाई 2 स्टेटमेंट्स. तो यहाँ तो इजीली दिख रहा है कि 2 स्टेटमेंट जो है वो बहुत क्लियर है. 5 पेंसिल 7 पेन की टोटल कॉस्ट 50 और 7 पेंसिल 5 पेन की टोटल कॉस्ट 46. उसके बाद आइडेंटिफाई द अननोन टर्म्स कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये है वो 2 चीज़ें जो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो देखो, इनमें से एक को हम मान लेते हैं x और दूसरे को y. हो गया. अब पहला स्टेटमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹50. तो बच्चों, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 5 इंटू एक्स. 1 पेन कॉस्ट ₹y, देयरफॉर 7 पेन की कॉस्ट होगी 7 इंटू वाई विच इज 7y, एंड देयर टोटल कॉस्ट विल बी सम ऑफ दीज 2 कॉस्ट and that is equals to 50 which is given. So this is the first equation. Okay. Similarly यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन है, तो हम लिख देते हैं similarly 7 पेंसिल की कॉस्ट और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है बच्चों? वो है 46. ये हो गया. ठीक है. तो इक्वेशन तो बहुत इजीली बन गई. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं. तो बाय इक्वेशन 1, 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y. इस 7y को उधर ले गए हम, क्योंकि हमें x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना है. वी नीड टू फाइंड अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो देखो बच्चों, ये इधर आ गया. अब अपॉन में ये 5 चला गया क्योंकि हमें x निकालना है. अब देखो, हमें ये करना है कि ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको माइनस करने पर 50 में से कुछ ऐसा आए जो 5 से डिवाइड भी हो और आंसर रिप्रेजेंटेबल हो. 1.333 ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. ऐसा आंसर चाहिए जो इजीली प्लॉट किया जा सके. तो इसलिए केयरफुली रखनी है वैल्यूज़. ऐसा नहीं कुछ भी रख दिया उठा के. तो मैं 5 का मल्टीपल रखूँगा y को. ये जो y है इसको हम 5 का मल्टीपल रखेंगे. जैसे मैं रखूँगा 7 5 जा 35. 5 रख देता हूँ इसको. लेट y इज इक्वल्स टू 5. तो x होगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, और 7 5 जा 35, और 50 माइनस 35 15 अपॉन 5, तो ये आ गया 3. ठीक है. अब कैंसिल हो गया ना. अब रखते हैं 7 5 जो हो गया. अब रखते हैं 0. y 0 है, तो x होगा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5. now 50 माइनस 7 इंटू 0 इज़ 0 अपॉन 5, एंड 50 अपॉन 5 इज़ 10. ठीक है बच्चों. तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से सेट ऑफ वैल्यूज़ x3 y5 and x10 y0. Similarly, by second equation, सेवन एक्स इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y. इस 5y को उधर लिया. देन x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y
7 ये 7 अपॉन में चला गया। अब कुछ ऐसा रखो y की वैल्यू जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा आए जिसको 46 में से माइनस करने पर 7 से डिविजिबल हो। तो सोच समझ के रखना है। जैसे मैं अगर 0 रखता हूँ तो 5 जीरो जब 0 हो गया और 46 माइनस 0 46 हो जाएगा, लेकिन 46 7 से कैंसिल नहीं होता है। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो 46 माइनस 5 बन जाए 5 हो गया 41 आएगा, वो भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 46 माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 46 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज़ 36, और 36 भी 7 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 3 जाता है 15 और 46 में से अगर 15 माइनस करें तो आता है 31, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर हम 4 रखें तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 46 में से 20 माइनस करने पर 26 आता है, वो भी नहीं हो रहा। फिर 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25 और 46 में से 25 माइनस करेंगे तो आया 21 और जो 7 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 5। अब क्या रखें, तो देखो 6 रखेंगे, 5 6 जो 36 तो 10 आएगा, 5 7 जो 35 तो 46 माइनस 35 वो भी नहीं होगा। अब रखते हैं -2, क्योंकि -2 रखेंगे तो यहाँ माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो -2 रखते हैं। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, 46 माइनस 5 y की जगह रखते हैं -2 तो 5y अपॉन 7, तो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 तो 46 प्लस 10 हो गया 56 अपॉन 7, दैट इज़ 8। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना 8। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, x3 y5 और x8 y-2। तो इस तरह से हमारे पास ये सेट ऑफ वैल्यूज आ गया। ठीक है, दोनों आ गए ना। अब इनको ग्राफ पे बना लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आता है भाई क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सबके लिए ये ठीक रहता है क्वेश्चन, क्योंकि ग्राफ तो बन ही जाएगा। जो मैथ्स में वीक है उससे भी बन जाएगा, तो इसलिए ये वाले जो हैं हमें छोड़ने नहीं है किसी भी उसमें। तो सबसे पहले तो हम उतनी लाइन खींचेंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम डेटा देखेंगे हमारा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, इधर 8 है, y की मैक्सिमम वैल्यू दोनों में 5 है। इसका मतलब हमें y में 5 तक की जगह छोड़नी है और x में 8 तक की। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी लेनी है थोड़ी, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी बड़ी ले लेंगे। और वर्टिकल लाइन ये लिया। वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्केल हमने 1 का ही लिया है दोनों में, तो स्केल on both axes, one big division is equals to 1 यूनिट। तो x3 y5, ये x3 पे y5, x3 y5। ठीक है, दूसरा है x10 पे y0, x में 10 तक है क्या, हाँ
9 10 x10 पे y 0 0 तो बच्चों यही हो जाता है इसी के ऊपर ही। तो ये बन गई हमारी लाइन, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये पहली इक्वेशन। अब दूसरा है x3 पे y5, तो x3 पे y5 तो वापस वही पॉइंट आ गया, यही तो है। और x8 पे y -2, x8 पे y -2। तो y में बच्चों थोड़ा माइनस का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू थी ना हमारे पास, तो इसको ये बढ़ा लेते हैं नीचे। ये देखो ये y नीचे -1 और ये y -2, ठीक है। y में नीचे आ गए हम क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी, अगर x भी नेगेटिव होता तो इधर ले लेते हैं हम आगे x डैश, लेकिन है नहीं। सो नाउ x8 पे y -2 है बच्चों, तो ये x8 यहाँ पर है हमारा और y -2 यहाँ पर है, तो ये यहाँ से हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, सेम ही। तो देखो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट बोथ द पॉइंट्स इंटरसेक्ट at this point, so this is the common solution. Here तो यहाँ पे x कितना है बच्चों 3 और y कितना है 5, तो कॉमन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना है बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी पेंसिल की कॉस्ट 3 है और पेन की कॉस्ट 5 है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing following pair of linear equation, यानी ये जो दी हैं उसने तीनों, इसके हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकाल के चेक करना है कि वेदर लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, जो हमने 3 टाइप पढ़े थे ना, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये चेक करना है, ठीक है। तो वी नो दैट कोफिशिएंट्स ऑफ x in first equation is a1, in second a2, coefficient of y in first is b1 and coefficient of y in second equation is b2, and this is c1 and c2। तो उसने कहा है कि ये कंडीशनल क्वेश्चन है और उसने कहा है कि चेक करके बताओ कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है इसके कोफिशिएंट्स हैं आपके इक्वेशंस के, ये हमने पहली इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट है 5 और सेकंड में है 7, तो यानी a1 तो हो गया बच्चों 5 और a2 हो गया 7, तो 5/7 आया। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो पहली इक्वेशन में b1 का कोफिशिएंट है 7 और सेकंड में b2 का है 5, तो ये आया। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होता है तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। तो हमने जो 3 कंडीशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस जो होंगी उनका नो सॉल्यूशन होगा। ये देखो फर्स्ट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो फिर लाइन इंटरसेक्ट करती है जैसे यहाँ पे कर रही हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन होता है यूनिक। अगर a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तो इसका मतलब उसका कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है और लाइंस होती हैं पैरेलल
एंड सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रही है, सिस्टम कंसिस्टेंट यहाँ है फर्स्ट में, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट और यहाँ इनकंसिस्टेंट है क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट है हमारा। एंड इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो फिर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी एक ही लाइन होती है, ओवरलैप कर जाती है, सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, लाइंस होती हैं कोइंसिडेंटल और सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना। तो अब हम फिर पहुंच जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये कहाँ गया, अब आ जाते हैं इस पे। तो कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालो पहले तो और फिर कंपेयर करो, ठीक है। तो A1/A2, तो देखो बच्चों ये तो होता है A1 और ये होता है A2, तो A1/A2 आ गया अपना 5/7 और B1 होता है ये B2, तो B1/B2 आ गया -4 और 6, ठीक है। B1/B2 इज -4/6, इसको कैंसिल आउट किया तो -2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो -2.3 आया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा A1/A2 है इट इज़ नॉट इक्वल टू आ रहा B1/B2 के, तो इसका मतलब लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, तो देयरफॉर लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो इस तरह से हमें करना है। अब ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें देखो A1 है 9, A2 है 18, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12, C2 है 24। तो A1/A2, यहाँ हमने C1/C2 नहीं निकाला क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, पहले दो से ही पता चल गया हमें आंसर क्या आ रहा है। लेकिन अगर A1/A2 इक्वल आता B1/B2 के, तो देन वी नीड टू फाइंड C1/C2, ठीक है। तो A1/A2 आया बच्चों इसमें 9/18, ताकि कैंसिल किया इसको हमने, तो 1/2, B1/B2 3/6, अगेन 1/2 कैंसिल किया तो, एंड C1/C2 इज 12/24 विच इज ऑल्सो 1/2, तो तीनों इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर क्या पूछा उसने, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो हम लिखेंगे थर्ड, उसने ऑप्शन क्या दिया है कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। अब ये तीसरा देखो, ठीक है, A1 6, A2 2, B1 3 माइनस B2 -1, C1 10, C2 9। A1/A2 is 6/2, 6/2, so it is 3/1. Now B1/B2 is -3/-1, तो कैंसिल किया तो बच्चों ये भी आ गया 3/1, ठीक है ना। अब C1/C2 है 10/9, सो C1/C2 इज 10/9, तो हम लिखेंगे कि भाई A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो ये तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई, तो इसलिए लाइंस होगी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो ये हमें इस तरह से करना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन,
बस उसने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल लिया है तुमसे। इंटरसेक्टिंग की जगह इसने कह दिया कि चेक करो सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हमें पता है कंसिस्टेंट होता है इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंटल में, और इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल में। तो पैरेलल तो तब होगा जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, और नॉट इक्वल हो C1/C2 के, और बाकी जो दो हैं हमारी उसके लिए कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो बच्चों A1/A2 आया, दिख ही रहा है 3/2, B1/B2 इज़ 2/-3। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट आ गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों अलग अलग है ना। तो देयरफॉर सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देयर इज़ अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, उसने इधर पूछा पैरेलल है या क्या है, उसने पूछा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो जो पूछेगा वो बता देंगे हम। अब सेकंड इक्वेशन देखो, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो A1/A2 is 2/4 which is 1/2। ये B1/B2 -3/-6 that is 1/2, and C1/C2 is 8/9। so therefore A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। therefore नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन होगी, सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। therefore सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो तीनों कंडीशन याद रख लेना, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ द थर्ड वन, ये करना है अब हमें। ये देखो A1 तो है अपना 3/2 और A2 है अपना 9। अब ये जब ऊपर फ्रैक्शन होता है तो इसका डिनोमिनेटर नीचे चल जाता है, तो ये 2 नीचे आ गया और ये 3 बन जा और 3 3 जा, तो बच्चों 1/6। नाउ B1/B2, ये B1 है हमारा, एंड B2 ये -10 है। जब ये फ्रैक्शन होता है तो ये 3 नीचे जाके इंटू जाता है, ये भी कैंसिल, तो आ गया बच्चों 1/-6। तो हम देख रहे हैं कि बोथ आर नॉट इक्वल। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि साइन डिफरेंट आ गया ना उसका। तो देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये फोर्थ, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कंडीशन वाला, इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं कम मार्क्स वाले, तो वो भी हमें करने हैं, सारे डिफ़िकल्टी नहीं आते हैं। अब ये A1 है बच्चों और ये A2 है, तो A1/A2 इज़ 5/-10 यानी -1/2। B1/B2 इज़ -3/6 that is -1/2, and C1/C2 is 11/-22 again which is 1/2। तो therefore A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। तीनों ही इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंटल लाइन होती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट ही होता है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, अब देखो द लास्ट वन,
तो A1 हो गया बच्चों 4/3, A2 हो गया 2, 3 नीचे आके इंटू 2 से 2 कैंसिल आया हमारा 2/3। नाउ B1/B2 इज 2/3, ये B1 है और ये B2 है। एंड C1/C2 इज 8/12, 4 2 जा 4 3 जा, इट इज़ ऑल्सो 2/3। तो फिर से तीनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर A1/A2 is equals to B1/B2 is also equals to C1/C2, therefore system is consistent। ठीक है बच्चों।